हीर रांझा पंजाबी अदब की सबसे बड़ी दास्तान है। इसे वारिस शाह ने 18वीं सदी में लिखा था। हीर रांझे की रोमानवी दास्तान पिछले 250 साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी लोक दास्तान है। इस दास्तान पर पाकिस्तान और इंडिया में सैकड़ों फिल्में, ड्रामे और स्टेज प्रोग्राम बनाए गए। आज भी इस खित्ते का हर शायर या मुसन्नफ किसी न किसी हवाले से हीर रांझे का जिक्र जरूर करता है। हीर रांझे की कहानी अपनी मिसाल लाभ है। इस कहानी को पढ़ने वाला एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है। तेदो, मेरे बच्चे, तू बड़ा नाजुक मजाज है। तूने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया है। मुझे अपने चारों बेटों में से तू सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। इसीलिए मैंने तुझे जिंदगी के सर्द गर्म से बचा कर रखा है। लेकिन अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं मरने वाला हूं। तेदो रांझे का वालिद उस वक्त बिस्तरे मर्ग पर पड़ा जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। उसके चारों बेटे इस वक्त अपने बाप के बिस्तर के पास खड़े थे। दरियाए चनाब के किनारे आबाद इस खूबसूरत से गांव का नाम तख्त हजारा था, जहां जात का जाट रांझा सारा दिन जंगलों और बयाबानों में वंजली बजाता घूमता रहता था। वालिद के पास गांव में काफी जमीन थी, जिस पर उसके 3 बड़े भाई काश्तकारी करते थे। रांझा चूंकि सबसे छोटा था, इसलिए वो काम करने की बजाय सारा दिन घूमता फिरता रहता था। बाप का साया सर पर था, इसलिए उसे फिक्रे मुआश की कोई फिक्र नहीं थी। तीनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। अब्बा, तेदो हमारा छोटा भाई है। ये हमें भी उतना ही अजीज है जितना आपको। आप तेदो की फिक्र मत करें। रांझे के बड़े भाई ने अपने बाप के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। तीनों बड़े भाइयों को अपने छोटे भाई से बड़ी मोहब्बत थी। नहीं पुत्रो, छोटे भाई तब तक ही भाई रहते हैं जब तक बाप का साया सर पर होता है। जब बाप मर जाए तो भाई भी शरीक बन जाते हैं। मुझे तेदो की बड़ी फिक्र हो रही है। मेरे बाद इसका क्या बनेगा? चौधरी ने बेबसी से अपने छोटे बेटे की तरफ देखा। वो उसकी आखिरी नजर थी। उसने हल्की सी हिचकी ली और उसकी रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई। वो अपने चारों बेटों को रोता हुआ छोड़कर चला गया। बाप का कहा हुआ एक एक लफ्ज बाद में सच साबित हुआ। भाइयों ने बाप के मरने के बाद उसका 40वां भी पूरा नहीं होने दिया और उन्होंने जमीन के हिस्से कर लिए। सारी अच्छी और ज़रख़ेज़ ज़मीन तो भाइयों ने अपने पास रख ली, जबकि रांझे के हिस्से में बंजर ज़मीन ही आई थी। रांझे ने अपनी ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था। इस ज़माने में खेती बाड़ी बैलों से होती थी। रांझे के भाइयों ने अपने हिस्से में तो तगड़े तगड़े बैल और भैंसें रख ली, जबकि रांझे के हिस्से में कमज़ोर सा बैल ही आया था। सिर्फ एक हफ्ते की मेहनत ने ही रांझे का भरकस निकाल कर रख दिया। उसके हाथों पर छाले पड़ गए, उसके पैरों में जख्म आ गए और उसके लिए हलना जुलना बहुत मुश्किल हो गया।
रांझा बीमार होकर बिस्तर से लगा तो भाभियों ने उसकी खिदमत करने से इनकार कर दिया। रांझा अपने बीते हुए उन सुनहरी दिनों को याद करके रोता। जब उसका बाप जिंदा था तो यही भाई और भाभियां उसके आगे पीछे फिरते थे। जब सर से बाप का साया उठा तो अब कोई भी उसे नहीं पूछता था। रांझा अपने भाइयों से भाभियों की शिकायत लगाता, लेकिन भाई भी अब उसकी बात नहीं सुनते थे। तेदो, अपने काम खुद करने की आदत डालो। तुम्हारे घर में कोई हीर नहीं बैठी हुई है जो तुम्हारे लिए रोटियां बनाए और तुम्हारी खिदमत करे। बड़े भाई ने उसके आगे सूखी रोटी और अचार रखते हुए कहा, भाभी तुम मुझे हीर का ताना मत दो। मैं जात का रांझा हूं और हीर का खानदान कोई मेरे खानदान से बड़ा नहीं है। रांझे ने गुस्से से कहा। वो चारपाई से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक नजर भी रोटी पर नहीं डाली थी। अच्छा, तुमसे हीर का ताना बर्दाश्त नहीं होता। तेदो, तुम हीर सयालों की बात करते हो। तुम तो किसी भी लड़की के काबिल नहीं हो। कोई भी लड़की तुम जैसे निखट्टू, कामचोर और काहिल आदमी के साथ नहीं रहेगा। इस बार सबसे छोटी भाभी ने हाथ नचाते हुए कहा, ठीक है भाभी, अगर तुम मुझे हीर का ताना दे रहे हो तो फिर ये तेदू रांझा तुझे हीर सयालों की ही लाकर दिखाएगा। रांझे ने ठोस लहजे में कहा और घर से बाहर की तरफ जाने लगा। तेदू, गुस्सा मत कर। ये दुनिया इस तख्त हजारे गांव से बाहर बड़ी कठिन है। कि तुम्हारे जैसे नाजुक मजाज शहजादे को रास नहीं आएगी। बड़े भाई ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं भाई, मैं अब झंग की हीर सयाल लेकर ही आऊंगा। भाभी ने ताना मारा है तो फिर मैं भी उसे हीर लाकर दिखाऊंगा। रांझे ने अपने बड़े भाई से बाजू छुड़वाया और घर से बाहर आ गया। वो अपने साथ वाहिद चीज वंजली लाया था। उसने जोश जज्बात में आकर अपने भाइयों को हीर का कह तो दिया था, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो दरियाए चनाब के किनारे किनारे चलता रहा। वो सारा दिन चनाब के किनारे किनारे वंजली बजाता, आवारा गर्दी करता रहता। दरियाए चनाब के किनारे काफी फलदार दरख्त थे। वो दरख्तों के फल खा लेता और दरिया से मछली भी पकड़कर उसे आग पर भून कर खा लेता। रांझे के दिन ऐसे ही दरिया के किनारे गुजरते गुजरते रहे। आखिरकार फिरते फिराते एक दिन वो हीर के गांव पहुंच गया। हीर का गांव झंग में दरियाए चनाब के किनारे आबाद था। गांव से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था जो चनाब के किनारे किनारे कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसे मुकामी जुबान में बेला कहते हैं। हीर के गांव के सभी लोग खेती बाड़ी करते थे या फिर भैंस चराने का काम करते थे। हीर का वालिद चोचक सयाल गांव का एक जमींदार था। उसके पास 50 के करीब भैंसें थीं जिन्हें बेले में चराया जाता था। रांझा फिरते फिराते बेले में पहुंचा तो उसे जंगल में एक खूबसूरत पलंग नजर आया। रांझा जो कि सफर करते करते थक गया था, उसे पलंग नजर आया तो वो पलंग पर लेट गया। उसे लेटते ही नींद आ गई। रांझे की आंख फिर हीर की छड़ी से ही खुली। वह पलंग हीर का था और हीर अपने अलावा और किसी को भी इस पलंग पर सोने नहीं देती थी। वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई बेले में आई तो उसे अपने पलंग पर कोई अजनबी चादर ओढ़े सोता हुआ नजर आया।
हीर उसे देखकर आपे से बाहर हो गई। उसने एक छड़ी उठाई और जोर से अजनबी मुसाफिर को मारी। रांझा तड़प कर उठा तो उसकी नजरें हीर के चेहरे पर पड़ी। रांझे को ऐसा लगा जैसे झंग के बेले में 14वीं का चांद निकल आया हो। रांझा अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया, जबकि दूसरी तरफ हीर का भी यही हाल था। उसने एक छड़ी सोते हुए रांझे को मारी थी, लेकिन दूसरी छड़ी मारने के लिए उसका हाथ हवा में ही उठा रहा। हीर उसे दूसरी छड़ी भी मारना चाहती थी, लेकिन कोई अनजानी ताकत उसे रोक रही थी।